की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आदर्शवाद ने शिक्षा का क्या अर्थ बताया है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा जो है बालक की जन्मजात प्रवृत्तियों का स्वाभाविक एवं प्रगतिशील विकास है। दूसरा है आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य, कि आदर्शवाद ने शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए हैं। सबसे पहला उद्देश्य बताया है कि बालक का शारीरिक विकास करना, क्योंकि जब शारीरिक रूप से बालक स्वस्थ होगा तभी वो ज्ञानार्जन कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य बालक का शारीरिक विकास करना होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य उन्होंने बताया है कि बालक का मानसिक विकास करना, बालक के अंदर तर्क क्षमता, स्मृति, कल्पना शक्ति और अवधान केंद्रित करने की क्षमता का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया है कि बालक का आध्यात्मिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। चौथा उद्देश्य बताया है कि बालक की मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं परिमार्जन करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पांचवा उद्देश्य है कि बालक के अंदर ऐसी क्षमता का विकास करना जिससे कि वह अपनी विपरीत परिस्थितियों पर नियंत्रण करके अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का कार्य कर सके, विपरीत परिस्थितियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले। तो इस तरह से ये इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं। आदर्शवाद और शिक्षण विधि, आदर्शवादियों ने किसी एक शिक्षण विधि का समर्थन नहीं किया है। आदर्शवादियों का कहना है कि अध्यापक को अपने आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। जैसी कक्षा की आवश्यकता हो उसी तरह की शिक्षण विधियों का उसे चुनाव करना चाहिए। विभिन्न आदर्शवादियों ने भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का समर्थन किया है, जैसे संवाद विधि, दूसरी है तर्क विधि, तीसरी आगमन और निगमन विधि, चौथी है अभ्यास विधि, पांचवी है खेल विधि, छठी है कहानी कथन विधि, सातवीं है वाद विवाद विधि, इस तरह से इन विधियों का समर्थन किया है कि जैसे भी शिक्षक की आवश्यकता उस हिसाब से विधियों का वो चुनाव कर सकता है। आदर्शवाद और अनुशासन, आदर्शवादियों ने आत्म अनुशासन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक को प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए छात्रों के साथ। यदि कक्षा में अच्छी तरह से वो शिक्षण कार्य करेगा तो विद्यार्थी रुचि के साथ पाठ को पढ़ेंगे और कक्षा में अपने आप अनुशासन स्थापित हो जाएगा। उन्होंने किसी तरह के कठोर दंड का घोर विरोध किया है, शारीरिक दंड के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा
द्वारा ही अनुशासन की स्थापना की जानी चाहिए। आदर्शवाद और शिक्षक। आदर्शवादियों ने शिक्षक को शिक्षा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने कहा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान जो है केंद्र में है, उसी के चारों ओर शिक्षा प्रक्रिया घूमती है। शिक्षक अपने ज्ञान और योग्यता से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, क्योंकि छात्र जो है अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। अगर शिक्षक ज्ञानवान होगा, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, तो उसका प्रभाव छात्रों पर अच्छा पड़ेगा। जिस तरह से माली जो है अपने पौधों की देखभाल करता है, उसी तरह से अध्यापक जो है अपने छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। आदर्शवाद और विद्यालय। आदर्शवाद ने विद्यालय के बारे में अपने महत्वपूर्ण विचार दिए। उनके अनुसार जो है विद्यालय ही वो स्थान है जहाँ बालक का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास होता है। अतः विद्यालय का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। विद्यालय की स्थापना जो है शहर के कोलाहल से दूर शांत स्थान पर की जानी चाहिए। विद्यालय के पास अच्छा भवन होना चाहिए। शिक्षण से संबंधित सभी सहायक सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। बच्चों के बैठने के लिए मेज कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छे हवादार कमरे होने चाहिए। पीने के पानी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए तथा प्रकाश की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके साथ साथ खेल का मैदान होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। तो इन सब सुख सुविधाओं से संपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया में विद्यालय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय के अभाव में शिक्षा अपने उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर सकती है।